स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के इनॉग्रल और उसके बाद फॉलोड बाय डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। हमारे जो आज के मेन रिसोर्स पर्सन हैं जिनको कि इस फील्ड में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और वो हमको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे कि इस तरह की चीज़ें हम कैसे सेटअप डेवलप करेंगे। टोटली अब हमको उसका जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा उसमें जो भी टिप्स होंगे वो आप लोग नोट डाउन करोगे। इस तरह के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पीछे हमारा उद्देश्य ये होगा कि आप लोग एक एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपकी ट्रेनिंग हो जाए और इन फ्यूचर यदि ज़रूरत पड़े तो हाउस होल्ड एक्टिविटी के फॉर्म में या एक कमर्शियल प्रोड्यूसर के फॉर्म में इन चीज़ों को आप डेवलप कर सको टुगेदर विद द साइंटिफिक अप्रोच। बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक हॉबी के फॉर्म में हम घर में फॉलो करते हैं, बहुत बार हम देखते हैं सोशल मीडिया पे भी हमारे पास कुछ कंटेंट्स आ जाते हैं जहाँ पर हमको इस तरह की कंपोस्ट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजर फॉर्मेशन, डोमेस्टिकली हम लिटर को डिकम्पोज करके कर सकते हैं। उन सब चीज़ों में हम जब हम माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो एक हमारा साइंटिफिक अप्रोच होगा। एक साइंटिफिक डेवलपमेंट के साथ में श्योर शॉर्ट और एक्यूरेट सही मेथड यूज़ करके आप एक फार्मूला बना सकते हो जिसका कि आपको यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन दिया जा रहा है। तो आशा करती हूँ कि आप इसमें एक्टिव पार्टिसिपेट करेंगे और उस पार्टिसिपेशन के बाद आप इस स्किल के साथ एक्वायर करेंगे। थैंक यू। Thank you, ma'am. So it is indeed our privilege to introduce our distinguished guest, Mr. Satiraj Mukherjee. He is proud owner of Mokshit Natural and Organic Farm, and he is passionate promoter of organic and sustainable farming practices, and working to encourage the farmers and the students to adopt the eco-friendly methods to enrich the soil and environment. So we are truly honored to have you with us today, and we look forward to hearing your valuable insights about liquid biofertilizer. Please speak. थैंक यू मैम। मेरा नाम सतीराज कुमार है। मैं बिहार चंपारण के पश्चिम चंपारण जिले से बिलोंग करता हूँ और मैं BSc एग्रीकल्चर किया और MSc एग्रीकल्चर करने के लिए जब मैं सोच रहा था तो मैं जो एग्रीकल्चर में जो पढ़ाई किया था वो पूर्ण रूप से केमिकल बेस्ड पढ़ाई था। तो फिर मैंने MSc जब शुरू किया तो मैंने सोचा कि इससे अच्छा है कि मैं खुद से खेती करूँ और नेचुरल फार्मिंग की तरफ मैं अपना कैरियर बनाऊँ। तो इसके लिए मैं लगभग 5 सालों से मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा हूँ और जगह जगह जाकर बहुत से किसानों को ट्रेनिंग देता हूँ फ्री में। ऑल ओवर इंडिया में जाकर किसानों को बताता हूँ, समझाता हूँ नेचुरल फार्मिंग करें और नेचुरल फार्मिंग में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसको हम सोल्व करते हैं। अभी हम लोग बायो फर्टिलाइज़र कैसे बनता है और उसका क्या क्या रिसोर्सेज होता है और प्लांट्स में उसका क्या उपयोग होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे प्रेजेंटेशन के माध्यम से। फिर उसको हम लोग प्रैक्टिकल के माध्यम से फील्ड में भी समझेंगे कैसे क्या होती है और जो भी इसका जो डेटा होगा आप लोग नोट डाउन कीजिएगा और उसको वो मतलब एक एकड़ का मान के आप लोग उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। नेचुरल ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं जैसे नॉर्मल कंपोस्ट बनाते हैं रिसोर्सेस ऑफ और न्यूट्रिशन के लिए एलिमेंट्स के लिए वर्मी कंपोस्ट वर्मी फॉस्फेट कंपोस्ट बनाते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ फास्फोरस के लिए लिक्विड नाइट्रोजन बनाते हैं जो सब्स्टिट्यूट ऑफ यूरिया के लिए जैविक पोटाश बनाता है सब्स्टिट्यूट ऑफ पोटेशियम के लिए मटका खाद बनाते हैं सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑल माइक्रोन्यूट्रिशन के लिए। तो मटका खाद कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग जानेंगे और लिक्विड नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को क्या होता है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन प्लांट्स के किस भाग में पाया जाता है पहले वो हम लोग को जानना जरूरी होता है। तो प्लांट्स की सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पत्तियों में पाया जाता है क्योंकि नाइट्रोजन के कारण ही पत्तियाँ चौड़ी होती है, हरी रहती है और फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। तो सबसे पहले प्लांट्स के जो ऊपरी भाग होता है उसको हम लोग यूज में लेते हैं नाइट्रोजन बनाने के लिए। जो हम लोग
यूरिया का यूज़ करते हैं उसको ना यूज़ करके हम लोग प्राकृतिक में कैसे हम लोग नाइट्रोजन ले सकते हैं। आप लोग को पता है कि इन्वायरमेंट में लगभग 78% है नाइट्रोजन है और प्लांट उसको डायरेक्ट नहीं ले सकता है। उसको लेने के लिए भी बैक्टीरिया की जरूरत पड़ती है। जो रेजिडियम नामक बैक्टीरिया होता है जो दलहनी फसलों के जड़ों के गांठ में होती है, एजोक्टोबैक्टर भी होता है और भी तमाम प्रकार की जो बैक्टीरिया होती है जो नाइट्रोजन साइकिल को रिन्यू करती है। तो इसलिए हम लोग नाइट्रोजन को बनाने के लिए यूरिया डीएपी का ना देकर हम लोग प्राकृतिक तरीके से कैसे नाइट्रोजन हम लोग बना सकते हैं अपने खेतों में। उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो भी हमारे खेत में वीड्स होती है, खरपतवार होती है, घास फूस होती है, उसके पत्तियों को हम लोग जो निकाल के फेंकते हैं बाहर कचरे के रूप में, उसको हम लेकर एक नीले ड्रम में रखते हैं। ड्रम की साइज लगभग 100 लीटर या 200 लीटर की है। तो उसमें हम लोग आधा ड्रम और जो भी हमारे फार्म का जो कचरा निकल रहा है हरी घास के रूप में उसको काट लेते हैं, रख लेते हैं। जैसे हम जो किसान अगर आलू लगा रहा है तो केवल किसान क्या करता है, नीचे का आलू खोद लेता है और उसकी जो पत्तियाँ रहती है उसको ऐसे फेंक देता है। लेकिन वो किसान को ये पता नहीं रहता है कि आलू के जो पत्तियों में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। सबसे पहले किसान को ये करना चाहिए कि वो आलू की जो ऊपर की पत्तियाँ होती है उसको काट कर ड्रम में डाल लें और आधा ड्रम पूरा फुल करने के बाद उसमें पानी डालकर और एयर टाइट पैक कर लें। इस प्रकार किसी भी घास को आप लोग काट के डाल दीजिए और डालने के बाद उसको फुल पानी से करके और एयर टाइट पैक कर दीजिए। लगभग 15 से 20 दिन के बाद उसके अंदर जो भी नाइट्रोजन होता है वो डिजॉल्व हो जाता है वाटर में। और फिर उसको हम लोग उसमें 1 kg गुड़ और 1 kg छाछ का उपयोग करते हैं। 1 kg गुड़ और 1 kg छाछ डालते हैं ताकि उसके नाइट्रोजन की जो बदबू है वो ना आए और फर्मेंटेशन फास्ट हो जाए, जल्दी से डिकम्पोज हो जाए और उसका जो नाइट्रोजन है जल्दी से पानी में डिजॉल्व हो जाए। उसके बाद उसको छान कर फिर हम लोग खेतों में स्प्रे के माध्यम से, ड्रिप के माध्यम से या पानी का इरिगेशन के माध्यम से हम लोग दे सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग नाइट्रोजन की डिफिशियंसी को पूरा करते हैं। जैसे फास्फोरस कैसे बनता है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फास्फोरस बनाने के लिए प्लांट्स में किस भाग में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होती है। तो प्लांट्स का जो वुडी पार्ट होता है, जो स्ट्रक्चर बनती है प्लांट्स की वुडी पार्ट, लकड़ी वाली पार्ट, उसमें फास्फोरस और कैल्शियम सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। जो लकड़ी काटते हैं जहाँ पर फर्नीचर का सामान बनता है वहाँ की जो भूसी होती है बेकार चली जाती है। उस भूसी को हम लोग गोबर की खाद में मिक्स करके केंचुओं को खिला सकते हैं और फिर उससे जो हमारा केंचुए की जो अवशिष्ट मिलेगा वो हमारा फास्फोरस के रूप में काम करता है। या डायरेक्ट हम भूसी को, जो लकड़ी की भूसी होती है उसको हम लोग डायरेक्ट खेत में भी डाल सकते हैं। और या रॉक फॉस्फेट जो होती है वो गोबर के साथ मिलाकर खेतों में डाल सकते हैं। उससे हमारा जो फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है वो पूरी हो जाती है। और जो जैविक पोटास कैसे बनाते हैं, जैविक पोटास बनाने के लिए जो भी हमारे फार्म की जो भी वेस्टेज निकलती है उसको हम एक गड्ढे में रखते हैं और गड्ढे में रखने के बाद उसको डिकम्पोज होने देते हैं। डिकम्पोज होने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो पोटेशियम होती है गाजर घास में भी पाई जाती है। जब डिकम्पोज हो जाता है तो उसको हम लोग डायरेक्ट खेत में यूज़ कर सकते हैं। पोटेशियम की डिफिशियंसी इस प्रकार से हम लोग पूरा करते हैं। अभी माटी का खाद कैसे बनाते हैं और भी जो बायो फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम लोग अभी आगे स्लाइड में देखते हैं। मटका खाद के लिए सामग्री आप लोग लिख लीजिए कैसे मटका खाद बनता है और इसका क्या उपयोग होता है। मटका खाद बनाने के लिए गाय का गोबर के 1 एकड़ के लिए स्ट्रक्चर है अपना, 1 एकड़ के लिए जो भी हम डाटा है उसमें 1 एकड़ के लिए है। मटका खाद बनाने के लिए सबसे पहले 20 किलोग्राम गाय का गोबर लेते हैं और 20 लीटर गौमूत्र लेते हैं। गुड़ 2 किलोग्राम लेते हैं। गुड़ जितना पुराना होता है उतना खेती के लिए उपयोग होता है, अच्छा रहता है, उसका मेडिसिनल वैल्यू उतना ही जबरदस्त रहती है। गौमूत्र जितना पुराना हो उतना अच्छा रहता है। गोबर हमेशा ताज़ा लेते हैं खेती के लिए। अगर जब बायो फर्टिलाइजर बनाते हैं तो गोबर हमेशा ताज़ा होना चाहिए, ठीक है। और दाल लेंगे हम, किसी भी दाल के आटा ले सकते हैं और उड़द दाल की आटा है तो सबसे बेस्ट रहती है उसमें, क्योंकि प्रोटीन सबसे ज़्यादा होती है और बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन चाहिए। और हम लोग गुड़ क्यों मिलाते हैं किसी भी खाद बनाने के लिए, क्योंकि गुड़ में क्या होता है सेलुलोज होता है और बैक्टीरिया को रहने के लिए सेलुलोज की आवश्यकता पड़ती है, उसको खाने के लिए प्रोटीन चाहिए। तो हम लोग दाल के द्वारा हम लोग प्रोटीन देते हैं और सेलुलोज गुड़ के द्वारा सेलुलोज देते हैं ताकि बैक्टीरिया अच्छे तरीके से रहे। इसका बनाने के विधि में 100 लीटर पानी लीजिए, उसमें 20 किलोग्राम गोबर डालिए, गौमूत्र डालिए और 2 kg गुड़ डालिए और सरसों की खली 1 kg डाल सकते हैं।
और फिर इस घोल के पूरी तरीके से हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं 5 मिनट के लिए। फिर उसको हम लोग पेड़ के छांव में रखते हैं या शेड के नीचे रखते हैं। धूप में क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जो बैक्टीरिया हमारा उसके अंदर बनेगा वो डैमेज हो जाएगा, खराब हो जाएगा, मर जाएगा। और कोई भी जीव है उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो वहाँ पे वो अच्छा से रहेगा और अपना जो फर्मेंटेशन की क्रिया होगी और फास्ट करेगा। जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से हम आप लोगों को समझाते हैं। जैसे अगर कोई आदमी प्लेन उड़ाना अच्छा जानता है और कोई आदमी है साइकिल अच्छा चलाना जानता है, अगर साइकिल वाले की चाबी प्लेन वाले को दे दे और प्लेन वाले की चाबी साइकिल वाले को दे दे तो दोनों गड़बड़ करेगा, उसकी अनुकूलन वो काम नहीं होगा। इसीलिए जिसका जो कला है, जो जैसा रहता है उसको वैसे ही इन्वायरमेंट दीजिए तो अच्छा तरीके से काम करता है। इसी प्रकार से हम लोग जो भी बैक्टीरिया है उसको अच्छे तरीके से कैसे काम करे उसको ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं। जो ड्रम होती है उसको जूट की बोरी या कपड़े की बोरी से ढक देते हैं ताकि उसमें मच्छर मक्खियाँ ना मारे, खराब ना हो। इस प्रकार इसका उपयोग करने के लिए 200 लीटर से 400 लीटर पानी में इसको हम लोग मिलाकर घोल को बढ़ा लेते हैं। फिर उसको हम लोग छान कर स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं। जब प्लांट 21 दिन का हो जाएगा तब दे सकते हैं, या जब फ्लड इरिगेशन करते हैं तब भी पानी के साथ दे सकते हैं, या छानने के बाद जब ड्रिप से चलता है सिंचाई देते हैं तो उसके माध्यम से भी हम लोग इस खाद को दे सकते हैं। इससे क्या लाभ होता है? इससे लाभ ये होता है जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ती है तथा पौधे की जड़ मजबूत होते हैं, पौधे में वृद्धि अच्छा होता है जिससे पैदावार अच्छा आता है। इस खाद से पौधे में लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। बहुत ही ज्यादा पावरफुल खाद होती है। ठीक है, आप लोग नोट डाउन कर लिया ना इसका। एक बायो फर्टिलाइजर के रूप में हम लोग एक बीजामृत बनाते हैं। जिसे बीजामृत कैसे बनती है, इसके लिए जो सामग्री लगती है, गाय का गोबर लगता है 5 किलोग्राम, गोमूत्र लगती है 5 किलोग्राम, चूना लगता है 50 ग्राम, और जल 20 लीटर और 100 किलोग्राम गेहूं का बीज इसमें हम लोग ट्रीट करते हैं। और गेहूं का बीज हो या चना का बीज हो या कोई भी बीज हो, 100 किलोग्राम ट्रीटमेंट करने के लिए इतना कल्चर होना पर्याप्त है। और 50 ग्राम पेड़ या जंगली पेड़ की मिट्टी लेते हैं। बीजामृत क्यों बनाते हैं? क्योंकि जब भी हम सोइंग करते हैं किसी भी सीड को तो सबसे पहले सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि जब सीड ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो क्या होता है कि हमारे जो सीड में पुराना जो बीमारी है वहीं फिर से नए पौधे में आ जाएगा। या सॉइल ट्रीटमेंट भी करना बहुत जरूरी होता है। अगर सॉइल ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो पहले से जो फंगस पत्थर जो हमारे खेतों में है वो फैल जाएंगे और फिर से नई फसलों में बीमारी का कारण बन जाएंगे। इसीलिए सॉइल ट्रीटमेंट और सीड ट्रीटमेंट करना बहुत जरूरी होती है। सीड ट्रीटमेंट करने के लिए एक तरीके होती है और इसमें जो घोल बनता है इसको हम लोग बीज के ऊपर एक कोटिंग कर लेते हैं, लेयर बना लेते हैं, और वही कोटिंग को जब छांव में सुखाते हैं तो बीज के ऊपर एक लेयर आ जाती है। और उस बीज को जब उन खेतों में डालते हैं तो एक तो उनको अच्छा एक न्यूट्रिशन तुरंत मिलता है। जब प्लांट्स तुरंत जर्मिनेट होता है तो एक न्यूट्रिशन के रूप में एक खाद भी मिल जाता है उनको, जल्दी तुरंत निकल जाते हैं। और जब इसमें हम लोग गोबर गौमूत्र ये सब मिलाए हैं तो दूसरा जो जीव होता है, छोटे छोटे चिड़िया या दीमक होते हैं, बीज को नहीं खाते हैं। इसलिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं और प्लांट्स अच्छा हेल्दी ग्रो होता है, इसलिए ट्रीटमेंट करते हैं। इसका हम लोग 24 घंटे तक इसको रख सकते हैं। बीज को ट्रीटमेंट करके 24 घंटे छांव में सुखा भी सकते हैं और खेत में 24 घंटे के भीतर हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। एक और तरीका होता है सीड ट्रीटमेंट करने के लिए। जैसे कोई भी ड्राई सीड्स होती है, जैसे अपना टमाटर हो गया, मिर्ची हो गया और भिंडी का बीज हो गया, जो भी ड्राई सीड्स जैसे गेहूँ, चना, मटर, जो भी ड्राई सीड्स होती है तो सभी ड्राई सीड्स को ट्रीटमेंट करने के लिए हम लोग गौमूत्र लेते हैं। गौमूत्र के साथ धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर लेते हैं। जैसे अगर टमाटर का बीज 1 एकड़ में लगभग 80 से 100 ग्राम लगता है तो उसके लिए हम लोग थोड़ी सी गौमूत्र लेंगे, उसमें थोड़ी सी धनिया पाउडर मिला देंगे, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर मिला देंगे, फिर उसको अच्छे से घोल लेंगे, उसमें टमाटर का बीज डाल देंगे और 5 मिनट अच्छे से उसको उसी में रहने देंगे। फिर निकाल के छाँव में सुखा लेंगे। छाँव में सुखा कर फिर उसको हम लोग नर्सरी में डाल सकते हैं या खेतों में भी बो सकते हैं।
जैसे गेहूं का बीज को ट्रीटमेंट करना है तो फिर हम लोग को थोड़ा 5 लीटर गौमूत्र लेना पड़ेगा, 5 से 7 लीटर गौमूत्र लेंगे, फिर उसमें धनिया पाउडर थोड़ी ज़्यादा लगभग 1 पाव के आसपास, मिर्ची पाउडर 1 पाव के आसपास मिला के फिर उसका ट्रीटमेंट करते हैं। इससे क्या होता है कि मिर्ची लगाने से फायदा होता है कि जो भी कीड़े मकोड़े हैं वो अगर एक बीज को खाएगा तो दूसरा बीज को खाएगा नहीं, क्योंकि बीज को तीखा लगेगा, भागेगा। मिर्ची दुनिया में कोई ऐसा जीव नहीं है जो मिर्ची खाता हो, केवल मिर्ची का कीड़ा ही मिर्ची को खाता है। अगर उसको हम चिड़िया को खिलाएंगे मिर्ची को, चिड़िया भी नहीं खाती है। बीज अगर ऊपर रह जाता है तो दाना नहीं छूटती है चिड़िया। और छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े रहते हैं, वायरस रहते हैं, बैक्टीरिया रहते हैं जो बीज को खराब कर देते हैं, वो भी नहीं खाते हैं उसको। और धनिया पाउडर मिलाने से फायदा होता है, एंटी फंगल होता है, जो भी फंगस का फूल जो अगर लगने वाला होगा बीज में वो नहीं लगने देता है। इस प्रकार से हम ड्राई सीड्स को मिर्ची पाउडर और धनिया पाउडर और गौमूत्र के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। और दूसरा तरीका ये होता है जो भी गीला सीड्स है, जैसे कंद वाली सीड्स जिसको बोलते हैं, जैसे आलू का हो गया, टमाटर, आलू हो गया, हल्दी, अदरक, जिमीकंदा, ये तमाम प्रकार की जो गीले सीड्स होती है जो कंद से लगती है, जैसे गन्ना हो गया, इसके ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले हम लोग चूना पाउडर के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे चूना पाउडर क्यों लगाते हैं? चूना पाउडर लगाकर जैसे 10 लीटर पानी लेंगे, 1 केजी चूना पाउडर डालते हैं और डालने के बाद उसमें बीज को भिगोकर 5 मिनट के बाद सुखा लेंगे। सुखाने से क्या होता है, चूना का एक कोटिंग लग जाता है पूरे सीड्स पे। जैसे आलू का सीड्स है, अगर चूने पानी में भिगोकर जब बाहर रखेंगे तो एक कोटिंग लग जाता है व्हाइट कलर का, पूरे चूना का लग जाता है। उससे ये फायदा होता है कि जब हम बीज को जमीन के अंदर डालते हैं तो उसे बीज को जनरेट होता है अच्छा, उसको तुरंत कैल्शियम मिल जाती है, चूने में भरपूर मात्रा में कैल्शियम रहती है। और उसका एक फायदा होता है कि चूना एंटी फंगल होता है, फंगस को लगने नहीं देता है। इसलिए हमारा जो गीला सीड्स है वो जल्दी ही अगर पानी के संपर्क में आ जाता है तो जल्दी उसमें फंगस फफूंद लगने लगते हैं, तो चूना उसको रोकता है। इस प्रकार से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, बीज अमृत से भी कर सकते हैं और वो भी तरीका से कर सकते हैं। ये है संजीवनी खाद, जिसको संजीवनी खाद बोलते हैं। और पूरा स्लाइड सामग्री इसमें क्या है, गौमूत्र 3 लीटर लेते हैं, ताज़ा गोबर 30 किलोग्राम और गुड़ 500 ग्राम और जल 100 लीटर और 10 दिन के लिए इसको सड़ने देते हैं। जब ये तैयार हो जाता है फिर इसको हम लोग खेतों में उपयोग कर सकते हैं। संजीवनी खाद को 1000 लीटर पानी में फिर इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको पानी के सहारे या बीज जब 10-15 दिन का डेवलप हो गया है तब दे सकते हैं। फ्लावरिंग स्टेज से पहले दे सकते हैं, जब फ्लावरिंग के बाद भी दे सकते हैं, स्प्रे के माध्यम से भी दे सकते हैं और पानी के माध्यम से दे सकते हैं। इस प्रकार से संजीवनी खाद अपना तैयार हो गया है। पूरा प्रणाली लिखी हुई है और ये अपना पूरा मटेरियल है जो लगेगा, जो सामग्री है गौमूत्र, ताज़ा गोबर, गुड़, जल, ये सब लगेगी। कोई भी बायो फर्टिलाइजर जब हम बनाएंगे तो उसमें गोबर गौमूत्र कॉमन रहेगा, गुड़ कॉमन रहेगा, क्योंकि इसी से हमारा बायो फर्टिलाइजर बनेगा। प्राकृतिक रूप में गौ से यही हमको प्राप्त होती है, इसलिए हमको ये होगा ही होगा। ठीक है, लग रहा है घन जीवामृत। जीवामृत कैसे बनता है उसका ये है, ऊपर से स्लाइड थोड़ी कट रही है। जीवामृत बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग गाय का गोबर लेते हैं 10 किलोग्राम, गौमूत्र लेते हैं 5 से 10 लीटर, गुड़ लेते हैं 1 केजी और चने का आटा 1 किलोग्राम और 1 मुट्ठी मिट्टी लेते हैं पीपल या बरगद के पेड़ के नीचे से, 200 लीटर पानी लेते हैं। पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे से मिट्टी 1 मुट्ठी क्यों लेते हैं? क्योंकि पीपल और बरगद का पेड़ ही ऐसा है जहाँ पे आज तक मतलब किसी प्रकार के केमिकल पेस्टिसाइड्स का हम लोग छिड़काव नहीं करने जाते हैं। और दूसरा ये होता है कि वो पीपल और बरगद का पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज करता है, वहाँ पे जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, वो हेल्दी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मजबूत रहेंगे। और एक और गुण होता है पीपल के पेड़ में, वो सेलुलोज रिलीज करता है, अपने जड़ों के माध्यम से सेलुलोज रिलीज करता है।
जो बैक्टीरिया के लिए खाना होता है, इसलिए वहाँ पर बैक्टीरिया की संख्या सबसे ज़्यादा होती है और सब हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं। तो वहाँ से अगर हम लोग एक मुट्ठी मिट्टी मिलाते हैं तो फिर उसको हम लोग इसमें फर्मेंट कर लेते हैं, तो बैक्टीरिया की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। और वही बैक्टीरिया जब हमारे खेतों में जाते हैं तो किसी कोई नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, कोई फास्फोरस घुलक बैक्टीरिया रहता है, कोई पोटेशियम घुलक बैक्टीरिया रहता है। इस प्रकार से वो हमारे फसलों में मदद करते हैं और इसका उपयोग करते हैं। ये बनाने के लिए हम लोग ड्रम लेते हैं और उसमें 200 लीटर पानी डालते हैं। फिर इस सभी सामग्री को डालकर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग इसको पूरे तरीके से घोलते हैं। और घोलने के बाद ये हम 7 दिन तक रख सकते हैं अपने घर में, 5 से 7 दिन तक हम लोग खेतों में यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज़ करने के लिए हम लोग बुआई के 21 दिन बाद कर सकते हैं और हर 15 दिन के अंतराल पर एक फसल की जो साइकिल होती है उसमें 4 से 5 बार हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। इस क्रॉप इसके देने से ये होता है कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, पौधे के ग्रोथ अच्छे होते हैं और जो फल की क्वालिटी होती है वो अच्छी आती है, उसका साइज बड़ा होता है और चमक दमक रहती है फल में और न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में रहते हैं। इस प्रकार से अपना जीवामृत बनता है। जीवामृत में निम्नलिखित सूक्ष्म जीव बहुतायत में उपलब्ध होते हैं, जैसे एजोटोस्पाइरिलम होते हैं जो 2 × 10⁻⁶ होता है, PSS सुडोमोनास और ट्राइकोडर्मा कमीरेम मोनोडिन्स, ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये उसमें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए? गौमूत्र को किसी भी धातु के बर्तन में नहीं रखना चाहिए क्योंकि वो अपक्रिया कर लेते हैं और फिर वो गौमूत्र को हम लोग डालेंगे तो बैक्टीरिया को खत्म कर देगा, मार देगा। तो गौमूत्र को हमेशा मिट्टी के बर्तन में या प्लास्टिक के बर्तन में ही रखना चाहिए। 7 दिन के अंतराल अंदर का छाया में रखा हुआ गोबर इस्तेमाल ही कर सकते हैं। इसे 7 दिन से ज़्यादा अगर गोबर हो गया तो उसको हम लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। 7 दिन का जो अंदर का गोबर है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी छाया में रखा हुआ। अगर धूप का गोबर है तो उसका बैक्टीरिया सब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। जीवाणु बीज बोने से 21 दिन बाद पहली सिंचाई के साथ डाल सकते हैं, फिर हर 21वें दिन के बाद डालना चाहिए इसको। इस प्रकार से 5 से 6 स्प्रे करने के बाद फसल का उत्पादन अपेक्षाकृत अधिक होती है। जीवामृत का उपयोग दिन तक किया जा सकता है, मतलब 7 दिन तक किया जा सकता है। घन जीवामृत कैसे बनाते हैं? घन जीवामृत के लिए हम लोग क्या है कि गोबर लेते हैं, गौमूत्र लेते हैं 5 लीटर, गोबर लेते हैं 100 किलोग्राम, बेसन लेते हैं 1 किलोग्राम और मिट्टी लेते हैं 200 ग्राम। वो भी पीपल और बरगद के पेड़ के नीचे का ही मिट्टी लेंगे। अब गुड़ लेंगे 1 किलो। बनाने की विधि आप लोग को यहाँ पर लिखा हुआ है। उपरोक्त सभी को मिलाकर गोबर का हलवा या पेस्ट बनाते हैं। सभी सामग्री को मिलाकर गोबर की एक हलवा जैसा पेस्ट बनाते हैं, फिर 48 घंटे छाव में बोरी से ढककर रखते हैं। 48 घंटे इसको छाव में बोरी से ढककर रखते हैं। इसके बाद छाया में ही फैलाकर सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद चूड़ को बोरी में भर दें। 6 माह के अंदर ही प्रयोग कर लेते हैं। जो सूख जाती है तो भुरभुरी टाइप की हो जाती है थोड़ी, तो फिर इसको हम लोग बोरी में भर कर रख लेते हैं और 6 महीने के अंदर ही इसका उपयोग हम लोग कर लेते हैं। प्रयोग विधि क्या है? घन जीवामृत को बुआई के समय या पानी देने के 3 दिन बाद दिया जा सकता है। 1 एकड़ में 1 कुंटल तैयार घन जीवामृत दे सकते हैं। 1 एकड़ के लिए है, 1 एकड़ के लिए 1 कुंटल घन जीवामृत हम देते हैं। सब बायो फर्टिलाइजर है। पंचगव्य क्या है, पंचगव्य कैसे बनता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, पंचगव्य गाय का जो 5 जो पदार्थ निकलते हैं, जैसे गोबर, गौमूत्र और क्या निकलता है, गाय से दूध मिलता है और क्या मिलता है, दही मिलता है और घी मिलता है। ये 5 जो प्रोडक्ट गाय से मिलता है उसी से हम लोग पंचगव्य बनता है। और पंचगव्य सबसे पावरफुल खाद होती है
खेती के लिए। पंचगव्य में देखिए कितने प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो ऑलरेडी तमिलनाडु के कृषि विश्वविद्यालय के जो साइंटिस्ट हैं वो ऑलरेडी इन लोगों को सिद्ध कर चुके हैं। जैसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए एजोटोस्पाइरिलम होते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एजोटोबैक्टीरिया होते हैं, फास्फोरस मूलक बैक्टीरिया होते हैं, सूडोमोनास होते हैं। 10⁻⁶ के मात्रा में कितना बैक्टीरिया ऑलरेडी इसमें होते हैं। पंचगव्य में नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं सल्फर के अतिरिक्त 13 आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं जो नीचे ऑलरेडी लिखा हुआ और कितने मात्रा में पाए जाते हैं वो सब कुछ लिखा हुआ है। पंचगव्य के जो रासायनिक गुण है इसका pH 6.02 और EC इसका 3.02 और TDS इसका कितना होता है सब ऑलरेडी लिखा हुआ है आप लोगों को। इसमें 12 प्रकार के जो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं वो जिसमें से बैक्टीरिया है और देखिए पंचगव्य बनाने के लिए जो सामग्री हमको लगती है उसमें क्या होती है। गाय का गोबर 4 किलोग्राम लगता है, ताज़ा गाय का गोबर 1 किलोग्राम लगता है और गौमूत्र 3 लीटर, गाय का दूध 2 लीटर और दही 2 लीटर, गाय का घी 1 किलोग्राम लगता है। प्रयोग विधि 3 लीटर पंचगव्य 100 लीटर पानी में घोलकर प्रयोग कर सकते हैं 1 एकड़ के लिए है। बीज एवं अंकुरण पर इसका उपचार कर सकते हैं। बीज उपचार के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जब अंकुरण है तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं पंचगव्य के लिए। बाकी ये पीपीटी आप लोगों को दे दिया जाएगा अधिक जानकारी के लिए। अमृत पानी कैसे बनाते हैं तो कुछ बिहार के ही किसान लोगों ने इसको बनाया था और सिद्ध किया है। इसमें सामग्री क्या क्या लगती है। नीम का पत्ती लगती है 1 लीटर, नीम की पत्ती मतलब चक्री जैसा उछल के, और अकौवा का पत्ता लगता है 1 किलोग्राम और बेसन लगता है 1 किलो, गौमूत्र 1 किलो, गुड़ लगता है 150 ग्राम और गोबर 1 किलो। तैयार करने की विधि सभी नीम की पत्ती को अकौवा की पत्ती को कूट लेते हैं चटनी जैसा पेस्ट बना के, फिर मटके के में डालकर फिर उसमें गोबर गौमूत्र डालकर उसका घोल बना के रख लेते हैं। फिर इसको हम खेतों में जब ये 10 से 15 दिन का हो जाता है तो फिर इसको छान कर हम लोग ड्रिप के माध्यम से स्प्रे के माध्यम से खेतों में दे सकते हैं। अमृत पानी बहुत ही पावरफुल ये भी एक बायो फर्टिलाइजर है। पौधे में अगर किसी प्रकार की रोग भी आ रहा है तो इससे कंट्रोल हो जाता है और इसको न्यूट्रिशन मिलता है। रोग के अगर किसी प्रकार की फंगस वायरस इसमें आ रही है तो उससे कंट्रोल हो जाता है। गौ कृपा अमृत का जो है गोपाल भाई सुतरिया जी ने जो गुजरात के हैं और गिर गाय को पालते हैं और उन्होंने बनाया है गौ कृपा अमृतम किसानों के लिए। उसमें लाखों करोड़ों की संख्या में उसमें बैक्टीरिया होते हैं जो गुड बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं और जो खेती के लिए उपयोगी होते हैं। जैसे नाइट्रोजन चक्र में सहायक जो बैक्टीरिया हैं राइजोबियम, इस तमाम प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं आप लोग पढ़े भी होंगे बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी में, जो नाइट्रोजन चक्र में सहायक होते हैं। फास्फोरस चक्र में जो बैक्टीरिया सहायक होते हैं कितने प्रकार के बेसिलस होते हैं, माइक्रोथ्रीसक्स होते हैं, बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं जो फास्फोरस सुचारू रूप में मतलब फास्फोरस जो सॉइल में होती है वो प्लांट्स डायरेक्ट फास्फोरस को नहीं लेता है। जैसे नाइट्रोजन इतना नाइट्रोजन है हवा में लेकिन प्लांट डायरेक्ट उसको नहीं लेता, उसको लेने के लिए बैक्टीरिया उसको लेकर जड़ों में फिक्सेशन करता है, फिर वो नाइट्रेट के फॉर्म में प्लांट्स को मिलता है तो लेता है। फास्फोरस भी अब क्या पोटेशियम इसी प्रकार फास्फोरस फास्फेट के फॉर्म में, पोटेशियम के 5 के फॉर्म में प्लांट से लेता है। इसी प्रकार सल्फर के लिए अलग बैक्टीरिया है और कीटनाशक दवा एवं हेवी मेटल का विघटन के लिए अलग बैक्टीरिया है। हाइड्रोकार्बन और एसिटोकार्बन का विघटन के लिए अलग बैक्टीरिया है। जैविक कीटनाशक के लिए अलग बैक्टीरिया। इस प्रकार के सब अलग अलग बैक्टीरिया पौधे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए अलग बैक्टीरिया होते हैं। सब बैक्टीरिया का ही खेल है खेती में। हम लोग खेती में केवल 5% काम करते हैं, बाकी 95% काम सब बैक्टीरिया करते हैं। हम लोग का काम होता है केवल बीज बोना
बस काटना, बाकी 95% काम पूरा बैक्टीरिया का ही होता है। ये कितने प्रकार के बैक्टीरिया, अभी स्टडी भी हो रही है इस पे, जे कौन कौन से बैक्टीरिया प्लांट्स की ग्रोथ में मदद करता है, कौन कौन से बैक्टीरिया पत्तियों में पाया जाता है, कौन कौन से बैक्टीरिया का काम जड़ में रहता है, जो जड़ से न्यूट्रिशन को पौधे को जाइलम फ्लोएम तक, जो आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो पत्तियों तक ले जाता है। इस प्रकार की सभी बैक्टीरिया का ही काम है। रोग नियंत्रण के लिए अलग ही बैक्टीरिया काम करते हैं। मिट्टी में कार्बनिक कचरा और फसल के अवशेषों का विघटन के लिए अलग बैक्टीरिया काम करती हैं। पौधे की वृद्धि के लिए अलग बैक्टीरिया, देखिए कौन कौन सी बैक्टीरिया है। अल्कालिजिन्स होती है, जिनेसिया होती है, इस तमाम प्रकार की बैक्टीरिया होती है जो पौधे के वृद्धि के लिए उपयुक्त होती है। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ये सब केमिकल फर्टिलाइजर, जैसे हम लोग वर्मी कंपोस्ट भी बनाते हैं। वर्मी कंपोस्ट में देसी केचुआ लेते हैं, एक गर्मी बैग्स में गोबर को डाल देते हैं, फिर उसमें 4 से 5 किलो देसी केचुआ डालते हैं और वो 60 से 70 दिन में पूर्ण रूप से खाद तैयार हो जाता है। और एक खाद भी बहुत अच्छी होती है पौधे की ग्रोथ के लिए, नर्सरी तैयार करने के लिए। इसमें भी नाइट्रोजन की परसेंटेज आम खाद की तुलना में ज़्यादा बढ़ जाती है। जो केचुआ के अवशिष्ट पदार्थ, जो उसकी पसीना निकलती है, वो भी बहुत अच्छी एंजाइम के रूप में और फर्टिलाइजर के रूप में प्लांट्स को मिलती है। हम लोगों का एक है सोलर ड्रायर, जो इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा फार्म प्रोडक्शन होता है उसको किचन प्रोडक्ट तक कैसे बनाया जाए। जैसे हम लोग कोई भी चीज़ लगाते हैं, जैसे टमाटर लगाए, टमाटर का अगर रेट सस्ता हो गया तो किसान को उतना प्रॉफिट नहीं होता है। तो किसान क्या करे उस टमाटर को वो सोलर ड्रायर में सुखाकर ड्राई कर ले, फिर उसका पाउडर बना के रख ले, फिर उसका चटनी बनाए या टमाटो सॉस बनाए या पाउडर बना के रख ले लॉन्ग टाइम के लिए, 2 साल 3 साल तक के लिए वो रख सकता है। जैसे हल्दी है, हल्दी किसान डायरेक्ट बेचता है तो उसको उतना प्रॉफिट नहीं होता है, फिर वो सोलर ड्रायर में ड्राई कर लेता है, फिर उसको रख लेता है, पाउडर बना सकता है, लंबे समय तक रख सकता है, बेच सकता है। और सोलर ड्रायर में ड्राई करने से फायदा होता है कि उसका न्यूट्रिशन वैल्यू डैमेज नहीं होता है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो करके बना रहता है और लॉन्ग टाइम तक उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। जैसे अभी हमने चुकंदर लगा रखा है और चुकंदर का पाउडर हम बना रहे हैं। चुकंदर को काट के छोटे छोटे स्लाइड करके और ड्रायर में रख देते हैं सूखने के लिए। जब पूर्ण रूप से सूख जाता है तो फिर उसका पाउडर बना के रख लेते हैं। फिर उसका उपयोग करने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ी सी गुनगुनी पानी लेंगे, फिर उसमें 1 चम्मच डाल के घोल के पी लेंगे, पूरा न्यूट्रिशन मिल जाएगा। एक मतलब थोड़ा सा भी न्यूट्रिशन इसमें डैमेज नहीं होता है, पूरा लैब रिपोर्ट है, टेस्टेड है। इस प्रकार से किसान, छोटे छोटे जो किसान है जिनका बहुत सारे सब्जियां नुकसान होती है, जैसे किसान लौकी लगाया, नुकसान हो जाता है, कम रेट होता है, तो उस लौकी को छील के जैसे सब्जी फॉर्म में हम लोग बनाते हैं, उस फॉर्म में करके काट के ड्राई कर लें, ड्राई कर एयरटाइट पैक कर लें। एयरटाइट पैक करने के बाद उसको रख लें, जब बनाना होगा तो हल्का गुनगुना पानी करें, फिर लौकी को उसमें डाल दें, 5 मिनट छोड़ें, 5 मिनट के बाद फिर फ्रेश लौकी जैसा हो जाएगा, क्योंकि उसका केवल पानी ही निकला है, बाकी सब न्यूट्रिशन जो करते हैं फ्रेश लौकी जैसा हो जाएगा, फिर उसको छौका मार के बना सकते हो। इस प्रकार से सोलर ड्रायर का बहुत ही फायदा है और किसानों को भी बहुत इससे लाभ मिल रहा है। तो अपने फार्म का कुछ प्रोडक्ट है, हम लोग जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो लेते हैं उसकी डिफिशियंसी को पूरा करने के लिए हम लोग प्राकृतिक तरीके से बायो फर्टिलाइजर कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम लोग अभी देखें। जैसे मटका खाद कैसे बनाते हैं, जीवामृत कैसे बनाते हैं, घन जीवामृत कैसे बनाते हैं, वर्मी कंपोस्ट कैसे बनाते हैं, अमृत पानी कैसे बनाते हैं, संजीवनी खाद कैसे बनाते हैं। इस तमाम प्रकार के जो फर्टिलाइजर बायो फर्टिलाइजर में ही आता है और पूर्ण रूप से जीवों द्वारा बनाया गया खाद होता है। बायो फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, जीवों द्वारा जो बनाया गया खाद हो उसी को हम लोग बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं या जैव उर्वरक बोलते हैं। तो इसी को आप लोग जब माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट इसी में काम कर रहे हैं तो आप लोग ये सुनिश्चित कीजिए, देखिए कि कौन कौन से बैक्टीरिया
जब तक आप लोग उसको जैसे 1 ml पंचगव्य में लगभग 10 लाख से भी ज़्यादा बैक्टीरिया उसमें पाए जाते हैं। जब तक आप लोग उसको लैब में टेस्ट नहीं कीजिएगा, आप लोग खुद नहीं सीखेगा तो फिर कैसे पता चलेगा। आप लोगों को मतलब खुद से चेक करना चाहिए, देखना चाहिए और ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि कौन कौन से जो गुड बैक्टीरिया हैं उस पर हम लोग काम कर सकते हैं। सब बैक्टीरिया हमारे लिए उपयोगी नहीं है और खेत में बहुत से बैक्टीरिया नुकसान भी करते हैं। जो अच्छे क्वालिटी के बैक्टीरिया जो हमारे खेतों में और हमारे लिए जो आवश्यक है उसी को लेकर फर्मेंट करें और उसी को हम अपने खेतों में प्राकृतिक तरीके से डालें और किसानों को भी समझाएं। इससे क्या होगा कि किसान भी स्वस्थ रहेगा, पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगी, मिट्टी भी उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और हम सब भी स्वस्थ रहेंगे और जिसके पेट में वो अन्न जाएगा वो भी स्वस्थ रहेगा। आजकल हर अन्न में विष घुल गया है, दूध में भी, हर जितने भी अन्न हैं सब में केमिकल का छिड़काव इतना बहुत मात्रा में हो रही है कि कोई भी अन्न ऐसा नहीं बचा है कि जिसमें जहर ना हो, हर अन्न में जहर है। इसीलिए हम लोग जब तक प्राकृतिक खेती की तरफ नहीं आएंगे और जो बैक्टीरिया वाली खाद है, जीवों द्वारा जो खाद बनाई जा रही है उस पर हम लोग नहीं करेंगे काम तो फिर बहुत ही बीमार पड़ेंगे सब लोग और तरह तरह की बीमारियाँ आ रही हैं जैसे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक। नौजवानों को आजकल हार्ट अटैक आ जा रही है, सब इसी कारण नए जो अभी एक से एक पेस्टिसाइड चल रहा है, केमिकल चल रहा है, उसका छिड़काव करते करते बहुत से किसान भी मर जा रहे हैं और जो हमारे प्राकृतिक रूप से जो हमारे जीव हमारे लिए काम करते हैं वो भी मर जा रहे हैं। जैसे मधुमक्खी काम करती है हमारे लिए, पोलिनेशन का काम करती है, और वो भी खुद मर जाते हैं। और वही जो कीटनाशक जमीन पे पड़ता है, जमीन के ऊपर जो भी हमारे गुड बैक्टीरिया रहते हैं प्लांट्स के जड़ों के पास, वो खुद मर जाते हैं। तो फिर हम लोग को बाहर से नाइट्रोजन देना पड़ता है, यूरिया देता है किसान, DAP देता है और पोटास देता है। तो ये ना देकर हम लोग बायो फर्टिलाइजर देंगे तो धीरे धीरे हमारा केमिकल के प्रति जो हमारा डिपेंडेंसी है वो कम होगी और ऑर्गेनिक की तरफ हम लोग आ सकते हैं। अभी तो जो किसान बोलता है कि हम केमिकल से ही पैसा ले सकते हैं, ऑर्गेनिक नहीं ले सकते हैं। हम खुद ऑर्गेनिक करते हैं खेती 15 एकड़ में और केमिकल से ज़्यादा उत्पादन हमारा ऑर्गेनिक में भी आ रहा है। अभी ज़्यादा तो नहीं, दुर्ग में ही है, गंजपारा चौक पे ही अपना फार्म है और केमिकल से ज़्यादा अभी अच्छा उत्पादन हमारा धान का है। अभी बालियाँ निकल गई है सबकी, जो कि किसान केमिकल खेती किया उससे अच्छा तगड़ा हमारा धान की फसल है। चलिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। किसी को किसी भी तरह का कोई अगर क्वेश्चन पूछना है जैविक उर्वरक से संबंधित तो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद अब हम लोग हैंड्स ऑन जो सेशन है वहाँ पे बायो रिसोर्स कॉम्प्लेक्स में हम लोग खुद से उसको प्रिपेयर करेंगे। सर हमको गाइड करेंगे, अलग अलग तरह के जो फॉर्मुलेशन सर ने बताए हैं उसमें से कुछ फॉर्मुलेशन जो है हम लोग अपने डिपार्टमेंट में यहाँ भी तैयार करेंगे। तो आपको उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिर हम हैंड्स ऑन के लिए बायो रिसोर्स कॉम्प्लेक्स में यहाँ पे सामान है, सामान
सारे सामान